कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित कक्षा 10वीं की गणित विषय पर आधारित बोर्ड परीक्षा में गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11, 12, 13 व 14 में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इन सभी अध्यायों में से बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट तथा मॉडल पेपर के अनुरूप मैंने कुछ प्रश्नों को छांटा है। इन प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखकर आप इस अध्याय में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ सकते हैं। यह चारों ही अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चारों अध्यायों में से कुल 28 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अध्याय 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 अंकों का है। इसी तरह अध्याय 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 अंकों का है। अध्याय 13वां सांख्यिकी, ये सबसे बड़ा अध्याय है आपकी पाठ्य पुस्तक का और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, 13 अंकों का। और इसके अलावा प्रायिकता से संबंधित भी 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। इस तरह से कुल 28 अंकों के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इन अध्यायों में से देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बहुत ही एक तरह से ये 33% नंबर आपके 80 नंबर के पेपर में से 28 नंबर के पेपर जो प्रश्न आएंगे वो इन चारों अध्यायों में से आएंगे। अब अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो इन सभी अध्यायों में से कुल मिलाकर 19 प्रश्न आने वाले हैं। सभी अध्यायों में से कुल मिलाकर 19 प्रश्न इन चारों अध्यायों में से आएंगे। वो 19 प्रश्न कौन कौन से हैं, किस अध्याय में से कितने प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इन अध्यायों में से अगर देखा जाए तो 11वें अध्याय में से कुल मिलाकर 4 प्रश्न आएंगे अलग अलग प्रकार के। 12वें अध्याय में से कुल मिलाकर 5 प्रश्न आएंगे। 13वें अध्याय में से 7 प्रश्न आने हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी अध्याय में से हैं। और इसके अलावा जो अंतिम अध्याय है 14वां प्रायिकता वाला, उसमें से भी 3 प्रश्न आने हैं। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 3 19, कुल 19 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। 19 प्रश्न इन चारों अध्यायों में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुल 28 अंकों के अलग अलग प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के होंगे वो भी हम समझ लेते हैं। आपका बोर्ड पैटर्न जो है उसके अनुसार 6 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। बहुविकल्पिक प्रश्न जो 1 अंक के होते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न ये भी 1 अंक वाले होते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी 1 अंक वाले होते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक वाले, और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक वाले, और निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक वाले। इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में आपका बोर्ड का एग्जाम का प्रश्न पत्र आएगा। और इन 6 ही प्रकार के प्रश्नों में से ये जो 4 अध्याय हमने लिए हैं उनमें से अगर देखा जाए तो कितने कितने प्रश्न आएंगे वो मैं बता देता हूं। बहुवैकल्पिक प्रश्न कुल 5 आएंगे इन चारों अध्यायों में से। सभी अध्यायों में से एक एक प्रश्न आना है और एक जो सांख्यिकी वाला टॉपिक है, चैप्टर है आपका 13वां चैप्टर, उसमें से एक एक्स्ट्रा आएगा। यानी उसमें से 2 आएंगे, बाकियों में से एक एक आएंगे। सेम इसी प्रकार से रिक्त स्थान वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो भी 5 प्रश्न आएंगे इन चारों अध्यायों में से। बाकी के 3 अध्यायों में से एक एक, लेकिन सांख्यिकी वाला जो 13वां अध्याय है उसमें से 2। इस तरह से अति लघुत्रात्मक प्रश्न 3 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न आएंगे लघु उत्तरात्मक। चारों ही अध्यायों में से एक एक प्रश्न लघु उत्तरात्मक टाइप का 4 प्रश्न। इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक वाला और निबंधात्मक प्रश्न ये एक एक प्रश्न आएगा जो सांख्यिकी वाले चैप्टर में से आएंगे। सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है उसमें से 13वें चैप्टर में से एक एक एक्स्ट्रा प्रश्न आएगा ये। ठीक है, अब हम बारी बारी से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रत्येक अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास के लिए आपको मैं समझा देता हूं।
सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक प्रश्न अध्याय 11 में से एक प्रश्न आएगा, अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से भी एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, अध्याय 13 सांख्यिकी, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में 1-1 अंक वाले, और अध्याय 14 प्रायिकता में से भी एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या होगी। परिधि हमें दे रखी है और त्रिज्या के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो आप देखिए दिया क्या गया है, इसको आप हल करोगे। हल कैसे करोगे, दिया क्या गया है वो नोट करोगे। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, परिधि का मान दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर दे रखी है। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर में 44 लिख दिया। यहाँ से हम फार्मूले में मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान हमने ज्ञात करना है तो r की जगह r और बराबर में 44। r का मान निकालेंगे तो 44 के गुणा में जाएगा 7 पक्षांतरण होने पर, और बटा में जाएगा 2 और 22। अब इन्हें आपस में हम काटेंगे, किस पहाड़े से देखते हैं, 22 और 44, 22 के पहाड़े से कट जाएंगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, और 2 से ये 2 डायरेक्ट कट जाएगा। तो हमारे पास r आ गया 7, यानी वृत्त की त्रिज्या जो हमने ज्ञात करनी थी, वृत्त की त्रिज्या, उसका मान हमें प्राप्त हो गया। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, इस तरह से ये सारा रफ कार्य करना था। अगर इस तरह से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है तो, और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फिर आपको ये जो मैंने सोल्व करवाया है बिल्कुल ऐसे सोल्व करना होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न इसी अध्याय से संबंधित है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में रचित कोण का मान है। 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण हमने पता करना है। तो हम लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई दे रखी है, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, याद होगा तो बताइए। 1 मिनट में कोण बनाती है, कितना बनाती है, बराबर 60 डिग्री। हमारे पास 10, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 6 डिग्री लिखना था, 1 मिनट में 6 डिग्री। 10 मिनट में हमने कोण पता करने हैं, 10 मिनट में कितना कोण बनाती है, 10 मिनट में कोण बनाती है, 10 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में तो बनता है 6 डिग्री और गुणा में कर दो 10, तो 6 × 10 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका उत्तर आ गया। इन ऑप्शन में से 6 ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछा गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान दे दिए, इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फर्श का क्षेत्रफल होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हल करेंगे इस प्रश्न को भी। सबसे पहले दिया गया है वो लिखेंगे, दिया गया है, ये मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और ऑब्जेक्टिव टाइप का ना आए, छोटा प्रश्न आ जाए, तो आप उसको भी कैसे सोल्व करोगे, तो ये इस तरह से हल कर सकते हो। दिया गया है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई यानी एल का मान 4 मीटर, चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई बी का मान 3 मीटर, और कमरे की ऊंचाई एच का मान ये भी दिया हुआ है 3 मीटर, ये दिए हुए हैं। हमें निकालना है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल।
फर्श का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें दे रखी है 4 मीटर और गुणा में चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का हमने मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का जब गुणा करेंगे 4 तिये 12 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका उत्तर आएगा। दूसरा ऑप्शन टिक कर देना, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया सेकंड राइट। आगे इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेमी स्क्वायर है, इसकी भुजा की माप होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है और उसकी भुजा की माप पूछी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसे हल करके ज्ञात करेंगे कि कितना आंसर आता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो बराबर में आएगा 1350। अब हम भुजा स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो 6 चला जाएगा दूसरी तरफ बटा में, 1350 के बटा में चला गया 6, डिवाइड करेंगे तो भुजा स्क्वायर का मान हमें पता चल जाएगा। भुजा स्क्वायर का मान आ जाएगा डिवाइड करने पर, हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 पर जाएगा, पहले 6 दूनी 12, 1 बच गया 15, फिर 2 पे जाएगा 6 दूनी 12, 3 बच गए 30, 6 पंजे 30, 225 आ गया। तो हमें निकालनी है भुजा की वैल्यू, तो भुजा की वैल्यू निकालने के लिए हमने इधर का स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी तरफ लग गया वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, तो आंसर आ जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो लिख दो घन की भुजा, अतः घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी, पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। ये भी 1 अंक का प्रश्न है, ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और मल्टीपल चॉइस के अवैध वाले प्रश्नों में भी इस प्रश्न को आने की संभावना है। तो हल करते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, तो हम पहले प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखेंगे। प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी होगी? प्रथम 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं। अब माध्य निकालना है इन संख्याओं का, तो माध्य बराबर होता है फार्मूला आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में इन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे माध्य, तो आंकड़ों का योग यानी इन सारों का योग कर देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, पांचों संख्याओं का योग और बटा में 5। अब हमारे पास माध्य आ जाएगा, माध्य बराबर इनका योग 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 इनका योग आ गया और बटा में लिख दिया 5। तो माध्य का मान कितना आया? 25 में 5 का भाग देने पर 5 आंसर आ गया, माध्य वैल्यू आ गई 5, पहला ऑप्शन राइट हो गया। ओके, इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मेरे चैनल पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत सारी ही PDF फाइल के लिंक भी आपको चैनल पर मैं समय समय पर देता रहता हूं, प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, किसी वर्गीकृत बंटन की संचयी बारंबारता से ज्ञात किया जाता है। संचयी बारंबारता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछा गया है। माध्य ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक या बहुलक या उपरोक्त सभी। तो संचयी बारंबारता का उपयोग हम माध्यक वाले फॉर्मूले में करते हैं।
संचयी बारंबारता माध्यक निकालने के लिए ज्ञात की जाती है। तो इसका आंसर हो गया माध्यक। इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर आना था। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह पूछा गया है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला याद रखना। वर्ग चिन्ह जिसे हम मध्यमान भी बोलते हैं। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? मध्यमान को। वर्ग चिन्ह यानी कि मध्यमान। वर्ग चिन्ह बोला जाए या मध्यमान बोला जाए, बात एक ही है। और इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, और दोनों का योग बटा में 2। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का योग करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो निम्न सीमा 15 और ऊपरी सीमा 25, दोनों का योग बटा में 2। तो दोनों का योग 40, 25 और 15 का, और बटा में 2, 40 बटा 2 20 आ गया। तो वर्ग चिन्ह कितना आया? 20। ऑप्शन स इसका सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां, जो हमें दिया हुआ है आंकड़ों 11, 8, 20, 12, 16, 20, 30, 25 का माध्यक है। 1 अंक का यह प्रश्न है, माध्यक पूछा है इसमें। तो माध्यक में हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे आंसर, याद रखना। माध्यक होता है मध्य का मान। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इन आंकड़ों में से सीधा देख लेते हैं कि बीच का मान। अब ये देखिए कितने मान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर क्या आएगा, तो 12 और 16, यानी कि 4 मान इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, तो बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं बच्चे। 16 और 12 28, 28 में 2 का भाग दिया 14, और 14 ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको टिक कर दोगे, लेकिन ये गलत आंसर है। इसको करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। माध्यक निकालते टाइम आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। ज़्यादातर हम आंकड़ों को आरोही क्रम में ही लिखते हैं। तो आरोही क्रम में हम आंकड़ों को पहले व्यवस्थित करेंगे, फिर इसका आगे सॉल्यूशन होगा। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर इन आंकड़ों को आरोही क्रम में हम लिखेंगे। हमारे आंकड़े क्या आ जाएंगे, सबसे छोटा मान इनमें से सबसे छोटा 8, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद 8 से बड़ा 11, 8 से बड़ा 11, 11 लिख दिया। 11 से बड़ा 16, 16 से बड़ा, 16 से बड़ा इसमें कौन है, 20 है। लेकिन 20 2 बार है, तो 20 को 2 बार नोट करोगे। ठीक है, 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 20 से बड़ा फिर इसमें आ रहा है 25, और 25 से बड़ा फिर है 30, 25, 25 से बड़ा 30। ये हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक आंकड़ा हमारा रह गया, इसमें से कौन सा रह गया, 12 रह गया। ठीक है, गलती कर दी हमने। गलतियां हो सकती है किसी से भी। हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित करते समय इस 12 को यहाँ भूल गए लिखना, इस वाले 12 को। तो यहाँ हम नोट करेंगे, पहले 12 को काउंट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा मान हमारा रह गया। तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा गलती नहीं हुई है। हम एक अंक को लिखना भूल गए हैं, तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, दोबारा से लिख देंगे इन मानों को। दोबारा से यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला मान हमारा 8 है, 8 के बाद 11, 11 के बाद 12। अब ये हमारे मान पूरे हो गए। इस तरह से आप भी गिनोगे इन मानों को। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या लिखना होता है, यहाँ लिखने होते हैं कुल आंकड़े कितने हैं। आंकड़े एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद में कुल आंकड़े कितने हैं, 8। तो कोई फार्मूला मत लगाओ, आप डायरेक्ट ही लिख दो कि माध्यक कितना होगा। 8 आंकड़े हैं तो माध्यक बराबर, आप सीधा ही देख लीजिए। अगर आप देखो इसमें कि 3 मान तो एक तरफ छोड़ दीजिए और 3 मान दूसरी तरफ छोड़ दीजिए, बीच में 2 मान बच गए, 16 और 20। तो माध्यक हमें इन दोनों का योग करके 2 से भाग देना है। 16 प्लस 20 बटा में 2। या इससे पहले आप एक लाइन और लिख सकते हो कि चौथा पद प्लस 5वां पद, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है। तो एक लाइन और लिख के चौथा पद प्लस 5वां पद बटा 2। तो 16 और 20 36,
36/2, 36 में 2 का भाग देंगे 18 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 18, माध्यक का मान 18। ओके, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार मैं ये बता चुका हूँ। संभव घटना की जो असंभव घटना की प्रायिकता तो हमेशा 0 होती है, जबकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/6 है, घटना के घटित न होने की प्रायिकता होगी। हमें घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और दूसरी हमें घटना के घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो याद रखिए बच्चों, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता दोनों एक दूसरे की पूरक होती है। इनको हम पूरक घटनाएं बोलते हैं। घटना के घटित होना और घटना का घटित न होना एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। तो जब हम इनको हल करेंगे तो इनकी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। तो हम इसमें ये लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि घटना के घटित होने की प्रायिकता PA प्लस घटना के घटित न होने की प्रायिकता PA नहीं, दोनों का योग सदैव 1 होता है। अब घटना घटित होने की प्रायिकता हमें 1/6 दी हुई है। हमें घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता यानी PA नहीं ज्ञात करनी है। तो बराबर में दोनों का योग करके बराबर में 1 लिख दीजिए। यहाँ से PA नहीं का मान आएगा, PA नहीं का मान 1 - 1/6। और जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहाँ पे आएगा 6 - 1 यानी 5/6 इसका आंसर आ जाना है। 5/6 आ जाएगी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। दूसरा ऑप्शन राइट हो गया इसका। आगे इसके बाद अगले टाइप के प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी फिलअप वाले ये क्वेश्चन हैं जो कि अध्याय 11 में से भी एक प्रश्न आएगा, अध्याय 12 में से भी एक प्रश्न आएगा, अध्याय 13 में से 2 प्रश्न आएंगे और अध्याय 14 में से 1 प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर 5 प्रश्न आएंगे 5 अंकों के। तो मैंने दुगने क्वेश्चन लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 10 क्वेश्चन अब हम फिलअप वाले करेंगे इन अध्यायों में से। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 11वां प्रश्न है, R त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो यानी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताना है इसका। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? πr² गुणा θ/360 डिग्री। ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पर नोट करना है। आप चाहो तो यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो अगर आपको फिलअप करना है यहाँ पर तो आप यहाँ पर फिल कीजिए इसे। यहाँ लिख दीजिए πr² × θ/360 डिग्री। R का मान अगर यहाँ पर कैपिटल R लिखा होता तो हम कैपिटल R लिखते, थीटा की जगह कोई A लिखा होता या X लिखा होता या फिर P लिखा होता तो हम थीटा की जगह P यूज़ करते। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है, R और थीटा की जगह कुछ और लिखा जाता है। R को बड़े R से लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, और इसके अलावा थीटा को कई बार थीटा ना लिख कर वहाँ पर P, X, E, A कुछ ऐसे अक्षर लिखे होते हैं, तो आपको उस अक्षर को रिप्लेस करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसके बाद 12वां प्रश्न फिलअप वाला, वृत्त की त्रिज्या तथा संगत चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त की जीवा तथा संगत चाप, वृत्त की जो जीवा होगी और संगत चाप होगा उसके द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है। आप ये डायग्राम देखो, ये हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त की हमने एक जीवा लेनी है और ये मेरे पास एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। इस जीवा के द्वारा, और ये जो संगत चाप है यहाँ से लेकर ये चाप है, यहाँ मैं इसको नाम दे रहा हूँ, मेरे पास जो जीवा है उसका नाम है AB जीवा के द्वारा और संगत चाप AB के द्वारा निर्मित क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है लघु वृत्तखंड कहलाता है ये।
तो लघु वृत्तखंड इसका उत्तर आएगा। यहां पर हम फिल कर देंगे लघु वृत्तखंड। वृत्त की जीवा और संगत चाप हमेशा वृत्तखंड का निर्माण करती है और दो वृत्तखंड बनते हैं, बड़े वाला दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाला लघु वृत्तखंड। अब यहाँ बड़े और छोटे की बात नहीं हो रही है, तो हम जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ना तो ये बताया हुआ कि बड़ी जीवा है या ये भी नहीं लिखा हुआ कि बड़ा चाप है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप लघु वृत्तखंड ही लिखेंगे। आगे इसके बाद अगला प्रश्न है 1 सेमी। यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न था। 12वें प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न नोट नहीं है, हम नोट कर लेते हैं एक बार इसको, वीडियो को यहीं पे रोक कर। एक प्रश्न रह गया। प्रश्न नंबर 13 है, एक बेलन का आयतन समान त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का डैश गुना होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेलन और शंकु के आयतन के बीच में संबंध बताना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है बच्चों πr²h, जबकि शंकु के आयतन का फार्मूला कितना होता है? शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। दोनों फार्मूले हमारे पास हैं, लेकिन हमें यह बताना है कि बेलन के का आयतन जो होगा वो समान त्रिज्या वाले और ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का कितना गुना होगा। तो इसी से हम फार्मूला बनाएंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला है उसमें आप देखिए 1/3 के बाद ये वाला जो पार्ट है ये तो बेलन का आयतन है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे बराबर गुणा में 1/3 के आगे बेलन का आयतन। और अब क्या होगा, ये 3 चला जाएगा गुणा में शंकु के साथ, 3 गुणा शंकु का आयतन, 3 गुणा शंकु का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन। तो हमसे यही पूछा गया था कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना गुणा होता है, तो हमने पता कर लिया कि 3 गुणा होता है। शंकु का आयतन का 3 गुणा करने पर बेलन का आयतन आएगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि शंकु के आयतन के फॉर्मूले में 1/3 लगा होता है, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अगर हम 3 एक जैसे शंकु हैं और उसी त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन है, तो तीनों शंकुओं को भर भर के बेलन में डालेंगे तो बेलन का आकार का जो पात्र होगा वो पूर्णतया भर जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ भर देंगे 3। ठीक है, आगे इसके बाद 14वां प्रश्न। हमें 14वें प्रश्न में दिया हुआ है 1 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन डैश होता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, गोले का आयतन हमसे पूछा गया है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? गोले की त्रिज्या अर्थात r का मान हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया है कि गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी हमें फार्मूला अप्लाई करना है गोले के आयतन का, तो 4/3 πr³। तो हम इसमें लिखेंगे 4/3, पाई का मान पाई ही पड़ा रहने देंगे क्योंकि इसका पाई के पदों में आंसर पूछा होगा क्वेश्चन सेट करने वाले ने। तो यहाँ पर 1⁻3 फार्मूले में मान रखेंगे 4/3 इंटू में पाई, और 1⁻3 एक ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो ये आएगा 4π/3, 4π/3, और ये है सेंटीमीटर में तो यहाँ लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर फिलअप में क्या भरोगे आप? 4/3 पाई सेमी क्यूब, 4/3 पाई सेमी क्यूब। ठीक है, आगे इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां, जिसमें हमसे पूछा गया है एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 15 से 25 का वर्ग माप डैश है। इससे पहले भी एक सवाल आया था जिसमें वर्ग चिन्ह पूछा गया था, वर्ग चिन्ह। यहाँ पूछा गया है वर्ग माप। तो वर्ग माप और वर्ग चिन्ह दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। वर्ग अंतराल या वर्ग माप एक ही बात है। वर्ग माप, वर्ग माप का मतलब पूछा गया है वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग माप में हमें लेना होता है
किसी भी वर्ग अंतराल की जिसका हमें वर्ग माप ज्ञात करना है, उसकी ऊपरी सीमा और उसकी निम्न सीमा का अंतर। ऊपरी सीमा हमेशा बड़ी सीमा होती है और छोटी वाली सीमा को निम्न सीमा बोलते हैं, तो इनका अंतर ही लिखना होता है। ऊपरी सीमा में से माइनस करना होता है निम्न सीमा को, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा का माइनस कर दीजिए और हमें हमारा वर्ग अंतराल मिल जाएगा। तो 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे इसके बाद आगे इसमें यहाँ 10 फिल कर दीजिए और एक बार वापस करके यहाँ 10 फिल होना रह गया, तो 10 फिल कर देते हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 16 हमसे पूछा गया है। 16वें प्रश्न में व्यक्तिगत आंकड़ों का वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है डैश कहलाता है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसे बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए तो उसे बोलते हैं बहुलक। आगे अगर हमारे पास बहुलक ये आंकड़े जो हैं ये वर्गीकृत आंकड़े आ जाएं तो हम उसे बहुलक नहीं बोलेंगे, फिर हमें बहुलक वर्ग बोलना पड़ेगा उसे, या बहुलक वर्ग अंतराल बोलना पड़ेगा। आगे आएगा एक ऐसा प्रश्न, आप देखिएगा। कल्पित माध्य विधि से आंकड़ों का डैश ज्ञात किया जाता है। कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके हम आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने की 3 अलग अलग विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो उनमें से कल्पित माध्य विधि पूछी है तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे है प्रश्न सर्वाधिक बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे? बहुलक। लेकिन यहां पूछा है सर्वाधिक बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल डैश कहलाता है, तो इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग अंतराल। बहुलक। अगर सबसे अधिक बारंबारता के संगत चर का मान पूछा जाता तो संगत चर का मान व्यक्तिगत आंकड़ों में होता है या श्रेणीबद्ध आंकड़ों में होता है, तो वहां वो हो जाता कि बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ सर्वाधिक बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल को क्या बोला जाता है? बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है, सारणी के अंदर हम जो F1 सिलेक्ट करते हैं उसके सामने हम हमारा वर्ग अंतराल चुनते हैं, तब लिखते होते हैं ये बात कि बहुलक वर्ग अंतराल इतना है। तो वो वाला मान पूछा गया था इस क्वेश्चन में। छोटी छोटी बातें होती है जिनको आपको अच्छे से समझना होता है। ये प्रश्न कई बच्चों का गलत गया हुआ है क्योंकि इसमें जो पूछा गया वो डाउटफुल लगा कई बच्चों को। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना के डैश तथा डैश पर निर्भर करती है। कोई भी घटना है वो घटना किस पर निर्भर करती है? उसकी प्रायिकता, वो पूछा गया है। तो घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम पर निर्भर करती है। उस घटना के अनुकूल परिणाम, उस घटना के अनुकूल परिणाम तथा यहां लिखेंगे कुल परिणामों पर निर्भर करती है। कुल परिणाम या कुल परिणामों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये फिलअप करना था। इसके बाद अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बता सकते हो ये तो। इसके बाद ये हमारे फिलअप वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हमारे अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं जो 1-1 अंक के हैं और चारों ही अध्याय जो हमने इस टॉपिक वीडियो में लिए हैं, चारों ही अध्यायों से 1-1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 1-1 अंक के ये सारे प्रश्न हैं, चारों ही अध्यायों में से 1-1 प्रश्न, 4 अंकों का ये पार्ट आएगा। अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न में से पहला प्रश्न 21वां। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याएं केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। दिया क्या गया है? हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया हुआ है? कोण 90 डिग्री का, तो कोण थीटा का मान 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर का मान 7 × 7, 2 बार लिख दिया। थीटा का मान 90 डिग्री माइनस अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 × 7, और साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री। अगला स्टेप आएगा 22 बटा, इसको काट देते हैं अपने, 22 और 7, 22/7 का 7 आपस में कैंसिल, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 9 से ये कटेगा, 9 चौके 36 होता है ना, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 आ गया, 4 से ये कट जाएगा 22, 11 पे। तो हमारे पास यहाँ से बच गया 11 × 7, और बटा में जब ये 4 से कटा था तो यहाँ 2 बचना भी था, तो बटा में 2 बच गया, यहाँ बटा में 2, और माइनस इधर ये आएगा 1/2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा साइन 90 का मान 1 होता है, तो इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये बन जाएगा आगे हल करने पे 11 7 77, 77/2, और ये बन जाएगा 7 7 49, 49/2। अगले स्टेप में हम इसे करेंगे 77/2 और 49/2, बराबर में लिखेंगे 77/2 माइनस 49/2। आप चाहो तो इनका पॉइंटों में मान निकाल लीजिए, 77 में 2 का भाग देते हैं 38.5 आता है, और 49 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 24.5। तो दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हमें मिल गया। ठीक है, ये इस तरह से सोल्व करना था। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, 10.5 सेंटीमीटर लंबी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 अंक का ये प्रश्न है। हमें घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है जो कि त्रिज्या बन जाती है, और कोण हमें 15 मिनट में पता करना पड़ेगा। पहले तो हम लिखेंगे, दिया गया है घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई लिख देते, ज़्यादा बेटर होता, तो हम यहाँ घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई लिख देते हैं। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई यानी R बराबर 10.5 सेंटीमीटर, और 15 मिनट में रचित कोण बताना है, तो पहले लिखेंगे 1 मिनट में रचित कोण। 1 मिनट में रचित कोण, कोण हमने पता करना है, 1 मिनट में हम निकालेंगे। 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में रचित कोण, 15 मिनट में रचित कोण थीटा, थीटा का मान आ जाएगा 6 डिग्री गुणा 15, 15 छीके 90, 90 डिग्री इसका मान आ जाएगा। अब हमें रचित क्षेत्र निकालना है, तो घड़ी की सुई त्रिज्य खंड का निर्माण करती है। रचित क्षेत्रफल, 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान रखोगे 22/7, आर का मान 10.5 गुणा 10.5, थीटा का मान 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री। अब काटेंगे इसे, 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 9 के पहाड़े से 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 के पहाड़े 4 कट जाएगा 22 से, 2 दूनी 4, 11 दूना 22। इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, और इसको अगर आप चाहो तो डिवाइड कर लो, पॉइंट हटा लो, या सीधा भी काट सकते हो। 7 एकम 7, यहाँ से बच गए 3, 3 और
5 35 होते हैं, लेकिन बीच में आप पॉइंट है वो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 7 5 35, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल बच जाएगा यहाँ पर 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 और बटा में क्या बच गया, 2 बच गया, ये वाला 2। तो हम यहाँ लिख देंगे बटा में 2 लिख देंगे। इसके बटा में आ गया 2। अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करना है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई आया है हमारे पास गुणा करने पर 173.25, और अब हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.625। ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 23, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तरह से फॉर्मूला ही बताना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये होता है वर्ग मात्रक में। ठीक है, वर्ग इकाई लिख दीजिए, वर्ग मात्रक लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद अगला 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में हमसे पूछा है दो गोलों की त्रिज्याओं के अनुपात 2:3 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्याओं के अनुपात हमें दिए हुए हैं, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो अनुपात के आधार पे हम लिखेंगे, माना पहले गोले की त्रिज्या, अनुपात के आधार पर ही त्रिज्या को मानना है। गोले की त्रिज्या यानी स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या का मान, अनुपात कितना है 2, तो इसे मानेंगे 2x इकाई। इकाई का मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है ये। तब दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे गोले की त्रिज्या जिसे हम बड़े आर से लिख रहे हैं, उसकी त्रिज्या अपने आप अनुपात के अकॉर्डिंग 3x हो जाएगी। ठीक है, अब हमें दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो एक तरफ लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, दूसरी तरफ भी 4 पाई, लेकिन आर बड़ा लगाएंगे दूसरी तरफ। अब 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास ओनली बच गया आर की पावर 2 रेशो कैपिटल आर की पावर 2। आर स्क्वायर यानी कि 2x को 2 बार नोट कर दीजिए, 2x इंटू 2x अनुपात बड़ा आर है, इसका मान हमने 3x माना हुआ है, तो 3x इंटू 3x। अब काट दीजिए, x के साथ ये x कट गया, इस वाले x के साथ ये x कट गया, तो हमारे पास ओनली बच गया 2 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 3, तो आ जाएगा आंसर 4:3:9। 4:9 इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आगे करते हैं इसका 25वां प्रश्न। एक घनाभाकार कमरे की विमाएं क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे घनाभाकार कमरे की जो विमाएं हैं, घनाभाकार
कमरे की विमाएं। विमाओं में हम लिखते होते हैं लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। ऊंचाई H तीनों के मान लिखते होते हैं। लंबाई है हमारे पास 5 मीटर, विमाएं दे रखी है, उसमें से पहला लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई होता है। फिर ये है 4 मीटर चौड़ाई हो गई और 3 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकालना है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला नोट करना होगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। परिमाप जो आयत का होता है फार्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके साथ ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो। आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, फार्मूला बन जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा लंबाई, लंबाई का मान है 5, चौड़ाई का मान है 4 और ऊंचाई का मान है 3। हल करेंगे 2 गुणा 4 और 5 9, 9 गुणा 3 2 में 18, 18 3 54, 54 मीटर स्क्वायर फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है 26वां। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए लेकिन अच्छा प्रश्न है। घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? 1331 सेमी क्यूब। घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3 बराबर में आया 1331। अब भुजा की पावर 3 है, इसका मतलब इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर के अंदर भी 3 एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। हम 1331 में डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्याओं का। 2 का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाना है, 7 का भी नहीं जाएगा। पहला डिवाइड इसमें 11 का जाएगा, तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 2 बच गए, 2 और 3 23, 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 एकम 11। फिर 121 में तो 11 का भाग जाता ही है 11 पर, और 11 इंटू 11, 11 में 11 का डिवाइड किया 1 आ गया। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि 1331 तो 11 की घात 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे भुजा की पावर 3 बराबर में 1331 था, इसको हम लिखेंगे 11 की घात 3। घातें आपस में कैंसल, तो भुजा की मान आ जाएगी, भुजा की वैल्यू आ जाएगी 11, अर्थात घन की भुजा कितनी आई? अतः घन की भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले टाइप के प्रश्न जो लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा और सभी अध्याय जो हैं 11वां 12वां 13वां 14वां सभी में से एक एक प्रश्न इनमें से आएगा 2-2 अंक वाला। तो आप इन प्रश्नों का भी अभ्यास अच्छे से कीजिएगा। 2-2 अंकों वाले ये प्रश्न देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम 11वें अध्याय का एक प्रश्न ले रहे हैं 2 अंक वाला। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 30 डिग्री है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न करते हैं सोल्व। हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और संगत कोण जो है कितना दिया हुआ है वो भी नोट कीजिए। कोण थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। चाप की लंबाई हमसे पूछा गया है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको चाप की लंबाई का फार्मूला याद है तो आप आराम से बता सकते हो। चाप की लंबाई फार्मूला होता है पाई आर गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 6, थीटा का मान 30 डिग्री और बटा में हमारे पास कोण दिया हुआ है 180 डिग्री। अब 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 3 और 18 आपस में कटेंगे, 3 एकम 3 और 6 तिये
18, आपस में ये कट जाएंगे तो इनको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 छिके 18 और 6 से ये 6 कट जाएगा। यानी हमारे पास कुल मिलाकर आंसर बच गया इसका 22/7। और 22/7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में माप आएगी, इसके स्क्वायर मत लगा देना। चाप हमेशा हमारे पास जो होता है मीटर में सेंटीमीटर में ऐसे होता है, ठीक है, लंबाई के रूप में नापते हैं इसे। आगे इसके बाद 28वां प्रश्न जिसमें हमसे पूछा गया है, एक छतरी में 10 ताने लगे हुए हैं, इसे एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक ताने की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो ये हूबहू आपकी किताब में क्वेश्चन था, बस चेंज ये है कि हमने 8 ताने थे वहाँ पर तो उसकी जगह 10 लिख दी, और त्रिज्या का मान या ताने की लंबाई 35 की हमने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन वहाँ प्रश्न में शायद 28 था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न में थोड़ा करेक्शन करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, ताने जो होते हैं वो एक त्रिज्याखंड का निर्माण करते हैं। तो ताने की लंबाई कितनी है? ताने की लंबाई बराबर 35 सेंटीमीटर है, और लंबाई को ही हम क्या मान लेंगे कि ये हमारे त्रिज्याखंड के लिए त्रिज्या का मान है। फिर हमें प्रत्येक ताने के द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करना है, क्योंकि प्रत्येक ताने की लंबाई हमें जो दे रखी है और क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि त्रिज्याखंड होता है। तो त्रिज्याखंड का कोण पता करना है। तो प्रत्येक ताने के द्वारा, प्रत्येक ताने के द्वारा की बजाय हम यहाँ ये लिखें कि दो क्रमागत तानों के बीच का कोण, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो क्रमागत यानी दो लगातार, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण, टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। हम डिवाइड किससे करेंगे? 10 से, क्योंकि 10 ताने हैं टोटल। तो थीटा का मान आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आएगा थीटा का मान। आर भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया। तो अब लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। फार्मूला त्रिज्याखंड वाला, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे। पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री वाले में, तो सबसे पहले पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर का मान 35 है, 35 इंटू 35, और थीटा का मान 36 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। 36 एकम 36, 36 धाये 360, 10 पे कट गया। 7 एकम 7, 7 पाँजे 35, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 2 पाँजे 10, 2 से ये कटेगा 11 दूना 22। हमारे पास ओनली बचा है इसमें 11 और 35। 11 और 35 का जब गुणा करते हैं तो 385 आता है। तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे, एक खिलौना एक अर्धगोले पर एक शंकु रख कर बनाया गया है। यदि अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार अभ्यास करवाया है, लेकिन फिर भी इसका डायग्राम बना के मैं आपको डिटेल में दोबारा बता देता हूँ। तो बच्चों आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एक खिलौना जो है अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रखकर बनाया गया है। पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु और गोले की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। आप ये देखिए, अगर ये त्रिज्या है तो इतनी ये हाइट, ये भी तो त्रिज्या होगी ना अर्धगोले की, तो इतनी इतनी अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई शंकु की हमें पता चल गई, शंकु की त्रिज्या भी पता चल गई और अर्धगोले की त्रिज्या भी पता चल गई।
सभी जो खिलौना बना है हमारे पास, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है अर्धगोला, एक शंकु। कुल आयतन अगर निकालना है तो दोनों के आयतनों का योग करना होगा इसमें। तो हम इसमें फार्मूला लगाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखेंगे। हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h का मान आ जाएगा 15.5 में से माइनस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, h का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट रह गया अर्धगोले की त्रिज्या, जो हमें शुरू में ही बता दी गई है, दोनों की सेम है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी अलग से नोट कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या अर्थात r का मान भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारे मान अब हमारे पास है। अब हम लिखेंगे खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं। अतः खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने के आयतन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस उस पर रखे गए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दोनों के आयतनों का हमने योग करना है। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान रखते जाएंगे, 2/3 पाई का मान 22/7 यूज करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें सारे मान जैसे दिए हुए हैं जिस हिसाब से वैसे नोट कर लेने हैं। 2/3 पाई का मान 22/7, r की पावर 3 है तो r का मान 3.5 है, तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 प्लस 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान दो बार लिखना है 3.5 गुणा 3.5 और h का मान 12। अब आप पहले जो संख्या कटती है उसे काटिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस सवाल में आगे क्या करना है। तो एक तो ये पॉइंट हटाते ही बटा में लग जाएगा 10, ये वाला पॉइंट हटाते ही बटा में 10, ये पॉइंट हटाएंगे बटा में 10। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, 5 एकम 5, 2 पाँचे 10, ये 2 पे कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप इस 3 को मत काटिए, ठीक है, और 7 को हमने काट दिया। अब सेम प्रोसेस अपने यहाँ करेंगे। 3 वैसे कटेगा भी नहीं, काटेंगे क्या, कटेगा ही नहीं है। पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, पॉइंट हटाया बटा में 10। अब 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, 5 एकम 5, 2 पाँचे 10 और 2 एकम 2, 11 दूना 22। ये चीज़ें थी कटने वाली, कट गई। अगर आप इसे और ज़्यादा काटोगे तो कटने को कट सकता है, लेकिन फिर कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। चलिए अपने वैसे काट के कर लेते हैं। 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 एकम 3 और 4 तिये 12। अब ये कटेगा हमारे पास 5 के पहाड़े से, 7 पाँचे 35, 2 पाँचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर भी अगर देखा जाए ये कट जाएगा, 7 पाँचे 35, 2 पाँचे 10, 7 पाँचे 35, 2 पाँचे 10 और 2 से 1 ये 22 कट जाएगा 11। काफ़ी कुछ कट गया है। अब बचा हुआ मान अपने देखते हैं कि क्या बचेगा। ऊपर देखिए 11, 7 और 7 तीन बचे हैं मान, 11 × 7 × 7 और नीचे बटा में 3 बचा है और 2 बचा है, 3 × 2 प्लस इधर बचा है 11, 7 और 2
11 इंटू 7 इंटू 2 और बटा में कुछ नहीं बचा। अब आप इसे 11 इंटू 7 करोगे तो 11 7 77 और 77 का जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 847 आएगा, 847 और बटा में 6 और प्लस में 11 7 77, 77 का डबल करोगे तो 154। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 एकम 6 और यहाँ से बच गए 2, 6 चौके 24 और 6 एकम 6 पॉइंट में लग जाएगा यहाँ 1 6 और प्लस में 154। दोनों का योग कर देंगे, योग करेंगे तो कितना आएगा, योग करने पर हमारे पास इनका योग 154 और 141 295.16 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इस क्वेश्चन में हमने हल्की सी गलती कर दी है कि यहाँ पर जब हमने गुणा किया था 11 का 7 से फिर और 7 से, तो मैंने 847 लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन ये 847 ने आकर इसका मान 539 आएगा। तो ये सारे ही मान हमने आगे गलत कर दिए। फिर 539 के भाग में लिखेंगे हम 3 इंटू 2 6, तो 539 में जब 6 का भाग देंगे तो आएगा 89.83 और इसमें हम जोड़ देंगे आगे 154 को, तो 243.83 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ये हमने पहले कर लिया है। इसकी जगह पर हमें 29वां प्रश्न चाहिए था, यहाँ पर 29 28वें की जगह, तो वीडियो को रोक के मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। बच्चों, इसका 29वां प्रश्न अभी अभी हमने हल किया है, तो ये प्रश्न वहाँ गलती से 28वां प्रश्न लिखा गया, इसलिए हमें थोड़े इसमें करेक्शन करनी पड़ी। अब हमें आगे चलना है। इसके बाद 30वें प्रश्न पर 30वां प्रश्न हल करना है। 29वां प्रश्न हमारा हल हो चुका है। 30वां प्रश्न क्या है, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेमी है, हमें इसका आयतन बताना है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। हल करना है, दिया गया ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेमी स्क्वायर। अर्धगोला ठोस है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर और इसका मान है 308 सेमी स्क्वायर। मान रखेंगे 3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 308। तो आर की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 308 इंटू में 7 और बटा में 3 इंटू 22। फिर 22 के पहाड़े से अगर इसे काटें तो 22 एकम 22, 22 एकम 22 और यहाँ से बचेंगे 8, 22 चौके 88। प्यारे बच्चों, जिस तरह से ये प्रश्न है इसका आर का मान एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो कुछ इसमें करेक्शन होना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न यहाँ ये लिखा हुआ है कि एक ठोस अर्धगोला, उसकी बजाय ये खोखला अर्धगोला होना चाहिए। इसकी जगह आप एक शब्द लिख दीजिए खोखला अर्धगोला। कौन सा अर्धगोला? खोखला अर्धगोला। एक खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो खोखला अर्धगोला होता है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। उससे क्या होगा कि 2 से ये कट जाएगा 14 7 पर,
तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 7 इंटू 7। तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा वर्गमूल में 7 इंटू 7, यानी त्रिज्या आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर हमने कैलकुलेट कर ली 7 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर हम इसका आयतन भी ज्ञात कर लेंगे। अब आगे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो फार्मूले में मान रखेंगे 2/3 पाई का मान 22/7, आर की पावर 3 है तो आर का मान हमने लिखना है, आर का मान 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 और बटा में 3। तो अब ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होगा। 22 का गुणा हमें करना है 7 से, 22 का गुणा पहले 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 का गुणा हम 2 बार 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2156। भाग देना है इससे 3 को, तो आंसर आ जाएगा 718। डिवाइड में पहले 3 लिख लेते हैं, इसके बटा में यहाँ 3, 2121 तो इनका मल्टीप्लाई आ गया, इसके बटा में है 3, और जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर आ गया अर्धगोले का आयतन। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। चर दिए हुए हैं, बारंबारता दे रखी है, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी और हम टेबल बना लेते हैं इसकी माध्य ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है तो प्रत्यक्ष विधि इसमें लगेगी। प्रत्यक्ष विधि में हमें यहाँ चर x दिया हुआ है और आगे वाले कॉलम में बारंबारता f दे रखी है। ठीक है, बाकी के मान अब हमें इसमें फिलअप करने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 5 मान हैं। ये x है, ये f है, और उसके बाद अगला जो कॉलम आएगा हमारा f इंटू एक्स का आएगा, यानी fx का आएगा। हमें 1 2 3 4 5, ये 5 खाने चाहिए टोटल। ये 1 2 3 ही है हमारे पास, तो हम इसका ऐड कर देंगे नीचे, और 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। इनकी संगत बारंबारताएं हैं 3 5 12 3 2। मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 3 से 3, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 का 12 से गुणा किया 36, 4 तिये 12 और 5 दूनी 10। ये है हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू। 5 3 8, 8 12 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, सिग्मा एफ 25। इनका जोड़ करेंगे 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2, 2 3 5 6 और 1 7। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 71। तो माध्य का फार्मूला हमने इसमें अप्लाई करना है, प्रत्यक्ष विधि वाला फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मान रखेंगे इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान 71 और बटा में सिग्मा एफ का मान 25। 71 में 25 का डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2.84 आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल माध्य से संबंधित हमारा सवाल हो गया। अब उसके बाद यदि आंकड़े दे रखे हैं ये वाले का माध्य 8 हो तो x का मान बताना है। इन सभी आंकड़ों का माध्य 8 है तो हमें x का मान बताना है। तो हल करते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य हमें दिया हुआ है 8, माध्य बराबर 8 दिया हुआ है, और माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग
बटा आंकड़ों की संख्या। अगर हमें व्यक्तिगत आंकड़े दे रखे हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। और बराबर में 8 हमें इसका आंसर दिया हुआ है, इसलिए हमने बराबर में 8 लिखा है। अब आंकड़ों का योग यानी इन सभी का योग 5 + 6 + 7 + 11 + 6 + x + 11 - 2x + 14 सारे आंकड़े हमने जोड़ कर लिए और इसके बटा में कुल आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 ये 5वां 6वां 7वां 7 आंकड़े हैं हमारे पास टोटल। तो यहाँ आ जाएगा 7 और बराबर में इसका आंसर 8। अब ये 7 और ये 8 मल्टीप्लाई होएंगे तो बराबर में तो 56 आएगा। 7 8 56। इनका जोड़ देखिए कितना होगा। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 और 11 29, 29 6 35 और 35 और 11, 35 और 11 कितने हुए 46, 46 और 14 60, 60 तो ये हो गए। प्लस का x है और माइनस के 2x है तो माइनस का 1x हो जाएगा। यानी 60 - x बराबर आ गया 56। तो -x बराबर आएगा 56 - 60 तो -x बराबर आएगा माइनस का 4 यानी x बराबर आ जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 4 आंसर। ठीक है, ये इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता होगा। ईंट का एक पत्ता, काले रंग का फेस कार्ड, एक इक्का और एक गुलाम नहीं। ये 4 प्रश्न हैं हमारे पास, चारों को हमने हल करना है। तो अगले पेज पे चलते हैं। हम इन चारों प्रश्नों में से एक एक प्रश्न को सोल्व करेंगे। हमें पहला निकालना है ईंट का एक पत्ता। तो चलते हैं। हमें सोल्व करने से पहले कुल पत्तों की संख्या ले लेनी चाहिए। कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52 पत्ते हैं तो कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। अतः कुल परिणाम भी कितने हुए, कुल परिणाम बराबर 52। कुल परिणाम बराबर 52 52। अब फर्स्ट में हमने निकालना है, इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमें ज्ञात करना है ईंट का एक पत्ता। तो ईंट के पत्ते के अनुकूल परिणाम देखने हमने। ईंट के पत्ते के अनुकूल परिणाम यहाँ लिखेंगे हम। ईंट के पत्ते के अनुकूल परिणाम। ईंट के पत्ते के अनुकूल परिणाम। पूरी ताश में 13 पत्ते होते हैं ईंट के, अतः प्रायिकता कितनी आएगी इसकी। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 13 बटा कुल परिणाम 52। काटोगे इसे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें काले रंग का फेस कार्ड निकालना है। तो लिखेंगे काले रंग के फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम। फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम। पूरी ताश में फेस कार्ड होते हैं 12, उनमें से 6 काले रंग के होते हैं। तो काले रंग के फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम बराबर 6। अतः प्रायिकता कितनी आई। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 6/52। 6/52 आगे कटकर 3/26 लिखा जा सकता है। 3/26 लिख दीजिए, 6/52 रखना है तो 6/52 ही रख दीजिए। इसके बाद तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि एक इक्का होने की प्रायिकता बताइए। आसान सा प्रश्न है, एक इक्का। तो एक इक्के के अनुकूल परिणाम, इक्के के अनुकूल परिणाम। इक्के होते हैं पूरी ताश में 4, अतः अभीष्ट प्रायिकता
अतः अभीष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 4/52, 4/52 आगे कटेगा 1/13, 4 के टेबल से कट गया। लास्ट वाले में पूछा गया था हमसे, इसका चौथा पार्ट, हमसे ये पूछा गया है कि एक गुलाम नहीं होना चाहिए ताश में, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पूरी ताश के अंदर 4 ही गुलाम होते हैं, तो गुलाम को माइनस कर दीजिए पूरी ताश में से, तो लिखेंगे एक गुलाम नहीं होने के अनुकूल परिणाम, नहीं होने के अनुकूल परिणाम। पूरी ताश के 52 पत्तों में से 4 पत्ते गुलाम के हैं, हटा दीजिए, 48 पत्ते गुलाम नहीं है। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम से निकाली जा सकती है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम निकाल देंगे हम। अनुकूल परिणाम तो है 48 और बटा में कुल परिणाम 52। ये हमारा कट सकती है संख्या 4 के टेबल से, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 4 के पहाड़े से हमने इसको काट दिया, 12/13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे इसके बाद 34वां प्रश्न, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, प्राप्त परिणाम समान नहीं होंगे, पासे पर प्राप्त अंकों का योग 7 होगा, पासे पर प्राप्त अंकों का योग 12 से कम होगा। तो चारों ही प्रश्नों को हम अलग अलग करेंगे अगले पेज पे चल के। सबसे पहले इसका पहला पार्ट करने से पहले हम वो सभी परिणाम नोट करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कौन कौन से हमारे अनुकूल परिणाम हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। हल करते हैं इसको। पासे को 2 बार फेंकने पर, पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे के 6 परिणाम होते हैं, दूसरे पासे बार फेंकेंगे तो भी 6, तो टोटल परिणाम कितने हुए? 36 परिणाम। कितने हो जाएंगे? 36 परिणाम। अब आपको ये 36 परिणाम लिख लेने चाहिए ताकि क्वेश्चन सारे हल हो सके अच्छे ढंग से। तो 36 परिणामों को मैं नोट कर लेता हूं। तो इस तरह से हमने ये टोटल परिणाम नोट कर लिए हैं। अब हमसे अलग अलग प्रकार के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 5 वाले परिणाम, ये वाला परिणाम 5 का है, ये भी 5 है, ये सारे परिणाम 5 वाले हैं। तो इन परिणामों को हम अगर छोड़ दें तो बाकी बचे हुए परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आया हुआ। इनके अलावा तो वो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 25 परिणाम होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 25/36। बाद में कर लेंगे आगे। दूसरे सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि परिणाम समान नहीं होने चाहिए। तो समान वाले परिणाम, केवल ये परिणाम समान एक जैसे हैं। ये 6 परिणाम ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, एक समान है। 6 के 6 परिणामों को हम हटा देंगे तो 30/36 दूसरे का आंसर आएगा। 30 परिणाम ऐसे हैं जो समान नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि प्राप्त अंकों का योग 7 होगा। 7 वाले योग वाले बताने हैं। तो ये 7 है योग, ये वाले सारे, इनका योग 7 है। ये सारे परिणाम जिनका योग 7 है। तो कितने परिणाम हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम हैं जिनका योग 7 आ रहा है। तो 6/36 इसका आंसर आना है, प्रायिकता का मान। और लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे कि अंकों का योग 12 से कम होगा, 12 से कम होना चाहिए। तो अंकों का योग 12 से कम यानी इस वाले मान का योग, देखो 6 और 6 का योग 12 होता है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारों का योग 12 से कम है। तो 35 परिणाम ऐसे हैं जो जिनका योग 12 से कम है। तो हम 35/36 इसका आंसर लिखेंगे।
तो अगले पेज पे मैं एक एक करके सारे आंसर जल्दी जल्दी नोट कर देता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर हल करते हैं इसका पहला पार्ट, जिसमें हमसे ये पूछा गया है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 किसी भी बार में न आने के अनुकूल परिणाम, न आने के अनुकूल परिणाम कितने थे? 25। तो प्रायिकता कितनी हुई इसकी? शॉर्ट में लिख देते हैं। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 25/36 आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंकों का जो मान है वो समान नहीं होना चाहिए। प्राप्त परिणाम समान न होने के अनुकूल परिणाम, प्राप्त परिणाम समान न होने के अनुकूल परिणाम, प्रायिकता निकालनी है इसकी। टोटल 36 में से 6 परिणाम ही एक जैसे थे, तो टोटल 30 बच गए हमारे पास। तो इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता इसकी आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 30 बटा कुल परिणाम 36। कट जाएंगे 6 के पाड़े से, 6 5 30, 6 6 36, तो 5/6 फाइनल आंसर आ गया। इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम, 7 होने के अनुकूल परिणाम 6 ही थे। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल परिणाम 36, कटने के बाद ये 1/6 बन जाएगा। ठीक है, आई होप सारे सवाल आपको इसके समझ में आ रहे हैं। अब इसका लास्ट रह गया चौथा, जिसमें हमसे पूछा गया था कि अंकों का योग 12 से कम हो। अंकों का योग 12 से कम होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम 12 से कम होने के अनुकूल परिणाम 35 थे। अतः प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 35 बटा कुल परिणाम 36, ये कटेंगे नहीं तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे है हमारे पास अगले टाइप के प्रश्न, जो है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और अध्याय 14 सांख्यिकी में से एक प्रश्न आएगा। तो मैंने 2 गुने प्रश्न लिए हैं, तो हम 2 प्रश्न करेंगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य 11.5 है। हमें लुप्त बारंबारता इसकी ज्ञात करनी है। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल बनाने के लिए हमें पहले तो ये जो दो दे रखे हैं अपने पास, इनके आधार पे मैं यहाँ एक टेबल का निर्माण कर रहा हूँ। हमें इसमें प्रत्यक्ष विधि या कोई और विधि अगर अच्छी लगती है तो वो विधि हम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी विधि ज़्यादा बेटर रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने इसमें टोटल हमें चाहिए। सारणी के अंदर 2 कॉलम हमने बना लिए हैं। आगे 1 2 3 4 5, 5 मानों को लिखने के लिए 5 हमें यहाँ पर ब्लॉक चाहिए टोटल। तो उसके लिए हम सारणी को कंप्लीट करेंगे पहले। इसकी सारणी तैयार करते हैं। ये 5 मान हमारे पूरे हो गए हैं। अब अपने पास ऊपर सबसे पहले यहाँ पर x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है। x का मान है 0.0 से 5, x का मान है 0 से 5, 5 से 10। ये x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x की बजाय हमारे पास यहाँ पे वर्ग होता है, ये वर्ग है।
ठीक है, वर्ग और यहाँ बारंबारता f। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये हमें कुछ मान दे दिए। अब 0 से 5 और इनके जो संगत बारंबारताएं हैं वो है 5, 8, 13, f और 2। इसके बाद अगला कॉलम हमें बनाना है। इसमें हमारे पास अगला कॉलम बनता होता है x का, मध्यमान x का मान इनके बीच का मान होता है 0 और 5 के बीच में 2.5। इनके बीच में मान निकालना मैंने आपको सिखाया होगा, अगर आपको अच्छे से ढंग से पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 12.5 और 17.5 और लास्ट वाला 22.5। x के बाद f और x का मल्टीप्लाई करना होता है अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से करना है तो। अगर कोई और विधि लगानी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इनका मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हम इस विधि से ना करके कोई और विधि भी इसमें कर सकते हैं। तो हम विधि थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। हमारे पास जो मान दिए हुए हैं उनको हम आगे चलते हैं। हमारे पास इसके बाद d कल्पित माध्य निकालना होता है, तो d का मान हम यहाँ लिख देते हैं। d का मान निकालने का मेथड पता ही होगा आप सभी को। ये बीच वाला मान होता है, इसको सिलेक्ट करना होता है। इसके सामने 0, सब में 5 5 का अंतराल है तो यहाँ 5 5 लिखते जाओ। 5 10 5 10 ऊपर वाले मान माइनस के। इसके बाद एक और कॉलम हम बढ़ोतरी कर लेते हैं इसमें, जिसमें हम u का मान निकालेंगे। इसके बाद u बराबर होता है d बटा h। तो u का मान 0, इधर 1 और 2 और इधर भी 1 और 2, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के। लास्ट कॉलम हमारा बनेगा अब f और x का, f और u का मल्टीप्लाई। f और u का मल्टीप्लाई 5 का गुणा, यहाँ माइनस होना चाहिए, 5 का गुणा -2 से करेंगे। पहले f इंटू यू लिख देते हैं। 5 का गुणा -2 से माइनस के 10, 8 का गुणा -1 से माइनस का 8, 13 का गुणा 0 से 0, f का गुणा 1 से f और 2 का गुणा 2 से 4। अब इनका जोड़ देखिए, सिग्मा f का मान, इनका योग जब हम करेंगे 5 8 13, 13 13 26, 26 और 2 28, 28 और प्लस में इसके साथ f आ गया, f अलग से लिखा गया। इधर इनका हम जोड़ करेंगे सिग्मा f u। इनका जोड़ भी आप देखिए, ये दोनों तो है 18 माइनस के, और ये f और 4 ये दोनों है प्लस के, f प्लस 4। f तो हमें कैलकुलेशन में पता नहीं है तो f -14 बच जाएगा इसका, f -14। 18 में से 4 कम हो जाएंगे, माइनस के 14। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें माध्य इसका दिया हुआ है 11.5, तो हम इसमें माध्य वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको देखेंगे आगे। माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, माध्य हमें दिया हुआ है 11.4। माध्य का फार्मूला पग विचलन विधि से L प्लस एफ यू सिग्मा बटा सिग्मा एफ इंटू में H बराबर 11.5 है। अभी 11.5 लिख देते हैं यहाँ, 11.5। ए का मान टेबल में देखते हैं, ए का मान क्या था, ए का मान शायद 12.5 है, 12.5 लिख देते हैं यहाँ। यहाँ लिख देते हैं 12.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है f -14 और सिग्मा एफ का मान है, सिग्मा एफ का मान 28 प्लस f था शायद, दोबारा देख लेते हैं। 28 प्लस f, 28 प्लस f और गुणा में h का मान 5 बराबर 11.5। अब ये 12.5 अगर इस साइड भेज दें हम 11.5 वाली साइड, तो 11.5 के माइनस में चले जाएंगे 12.5, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। और ये आएगा f -14 बटा 28 प्लस f गुणा में 5। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5f -70, 5f -70 बराबर आ जाएगा 28 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 28 माइनस का f, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5f माइनस का f हो जाएगा प्लस का f। इधर माइनस के 28 हैं और प्लस के हो जाएंगे 70, तो 6f का मान आ जाएगा
42 और f का मान आ जाएगा 42/6, यानी f का मान 7 आएगा। f का मान आ गया 7। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न भी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इसका अगला प्रश्न है 36वां। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नानुसार है। ये प्राप्तांक दे रखे हैं 10 विद्यार्थियों के। माध्य प्राप्तांक, माध्यक प्राप्तांक और बहुलक प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अच्छा सा प्रश्न है ये, आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमारे पास कुल प्राप्तांक कितने दिए हुए हैं? कुल 10 विद्यार्थी हैं क्या? 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, कुल 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, कुल 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं 12, 34, 23, 32, 18, 34, 19, 48, 41, 24। ये 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक है। अब हमें इनका फर्स्ट पॉइंट माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला अप्लाई करना है। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कर देंगे। आंकड़ों का योग यानी सभी का योग 12 प्लस 34 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 19 प्लस 48 प्लस 41 प्लस 24। ये हमारे सारे आंकड़े हैं। इनका योग करके और फिर 10 से डिवाइड करना है। इन सभी आंकड़ों का योग बटा में 10। योग करेंगे इनका 12, 34, 46, 46 में 23 जोड़ेंगे 69, 69 और 32 101, 101 और 18 119, 119 और 34 153, 153 और 19 172, 172 8 180, 180 और 40 220, 220 और 40 260 और 261, 261 और 24 285, 285/10 और ये आएगा आंसर 28.5। माध्य हमने निकाल लिया। अब अगला इसमें पूछा है माध्यक प्राप्तांक और बहुलक प्राप्तांक। तो माध्यक के लिए सेम ही क्वेश्चन को मैं एक बार कॉपी करता हूं, क्योंकि हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होगा। तो हम इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख के फिर इसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इसका बहुलक और माध्यक दोनों चीज़ें ही ज्ञात करनी है। तो इसको रफ कर देते हैं और हम निकालते हैं अब इसका माध्यक। माध्यक में इन आंकड़ों को लिखना होगा हमें आरोही या अवरोही क्रम में। यहाँ सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर इनमें से सबसे छोटा मान है 12, 12 से बड़ा मान है 18, 18 से बड़ा मान है 19, 12, 18, 19, 19 के बाद में 23, 12, 18, 19, 19 के बाद में 23, 12, 18, 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 24, 24 के बाद में 32, 32 के बाद 34 और 41 और 48, 23, 24, 32, 34 और 34 दो बार है, 34 दो बार है। फिर उसके बाद में 41 है और 48 है, 48, 48।
कितने मान हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो गए। अब यहाँ लिखेंगे कुल आंकड़े, कुल आंकड़े बराबर 10, अतः माध्यक, माध्यक क्या हो जाएगा? पांचवा पद प्लस छठवां पद और बटा में 2। पांचवा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा 24 है और छठवां 32 है। तो 24 प्लस 32 बटा 2, 24 और 32 दोनों का जोड़ करेंगे तो 56, 56 बटा 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है। और थर्ड इसमें हमने निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें देखो 34 2 बार आया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 34 ही है ऐसा मान जो 2 बार आया हुआ है, बाकी सारे एक एक बार आए हुए हैं। तो जब थर्ड पार्ट इसका हम करेंगे जिसमें हमें बहुलक याद करना है, तो बहुलक के लिए क्या लिखना होता है? बहुलक वह चर जिसकी बारंबारता, वह चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वह चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। तो इसके अंदर अपने पास आ जाएगा आंसर 34, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने इसका बहुलक भी ज्ञात कर लिया। तो तीनों ही पार्ट हमने इसके सोल्व कर लिए। अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास निबंधात्मक प्रकार का, अध्याय 13 सांख्यिकी में से एक प्रश्न आएगा 4 अंक वाला। तो ये प्रश्न भी हम कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 प्रश्न हमने लिए हैं अभ्यास के लिए। तो पहला प्रश्न है निम्न आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यक और बहुलक हमने इसका ज्ञात करना है, तो इसकी टेबल बना लेते हैं। डायरेक्ट मैं टेबल बना के फिर आपको समझा देता हूँ। बना ली। टेबल बनाने के लिए हमने पहले वाला और दूसरे वाला कॉलम तो एज इट इज फिल किया, और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता वाला ये हमने किया है। इसमें हमारे पास जो बारंबारताएं दे रखी है उनका लगातार योग, 3 का 3, 9 में 3 जोड़ दिए 12, 12 में 19 जोड़े 31, 31 में 9 जोड़े 40, 40 में 12 जोड़े 52, 52 में 8 जोड़ दिए 60। तो n का मान 60 आया। n बटा 2 निकालेंगे तो 60 बटा 2 यानी 30 आ जाएगा। फिर हमें देखना होता है 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, जो कि 30 से ठीक बड़ी 31 है। तो ये वाला कॉलम हम ले लेंगे माध्यक वर्ग अंतराल के रूप में 20 से 30। इसके अकॉर्डिंग हमने ये 4 मान निकाले हैं। CF संचयी बारंबारता वाले कॉलम में हमने जो माध्यक वर्ग अंतराल निकाला है उससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता 12। F का मान होता है माध्यक वर्ग अंतराल की अंतर्गत आने वाली बारंबारता 19। L होता है ये निम्न सीमा और H होता है इन दोनों का अंतर। ठीक है, अब हमने इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूले में हमने इनके मान रख लेने हैं। हमारे पास माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F और गुणा में H। तो L का मान 20 प्लस n बटा 2 का मान 30 माइनस CF का मान 12 और बटा में F का मान 19 गुणा में F का मान 5। कैलकुलेशन करेंगे 20 प्लस 30 में से 12 घटा दिया 18, 18 के गुणा में 5 आ गया और बटा में 19। 18 5 90, 90 बटा 19 करेंगे तो 4.73 आएगा। तो 20 प्लस 4.73 24.73 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो हमने इसका माध्यक ज्ञात कर लिया। अब हमारा दूसरा इसमें पार्ट था, हमें बहुलक भी ज्ञात करना था। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमने जो सेम सारणी थी वो बना ली। यहाँ पर इस सारणी में थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पर 40 से 50 और 50 से 60 लिखना था, तो ये यहाँ पर फिल कर लीजिए। और उसके बाद हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है। सबसे बड़ी बारंबारता 19 है, ये वाली। तो ये हमारा F1 होगा, इससे ऊपर वाला F0 और इससे ऊपर नीचे वाला F2। हमें बहुलक वर्ग अंतराल F1 वाले को लेना है 20 से 30, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये मान लिखे हैं। मान लिखने के बाद फार्मूले में वैल्यू रख दी, सोल्व किया, तो सोल्व करने पे हमें 25 इसका फाइनल आंसर मिला है। कैसे आया है ये आपको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस तरह के प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगला प्रश्न हम करते हैं इसके बाद 35वां, निम्न आंकड़ों का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें इन क्वेश्चंस में हमें माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखो वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39 और 41 से 49, 51 से 59 और 61 से 69। इन सभी में हमें बारंबारताएं दे रखी है, लेकिन वर्ग अंतराल सही नहीं है। वर्ग अंतराल
सतत नहीं है ये, 1 से 9, 11 से 19 है, 21 से 29 है, तो जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पे शुरू नहीं हो रहा। तो हमें पहले इसे सतत करना है। तो एक कॉलम हमने ये बनाया, इसका एक्स्ट्रा कॉलम जो सतत वाला है वो अलग से बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने सतत वाला अलग से बनाया। और सतत करना कैसे होता है, हमें देखना होता है डिफरेंस कितने का आ रहा है। 9 के बाद सीधा 11 आ रहा है, 19 के बाद 21 आ रहा है, 29 के बाद 31 आ रहा है, 39 के बाद 41 आ रहा है, सब में 2-2 आगे बढ़ के आ रहा है। उस 2 को हमने ख़त्म करना है, तो 2 का आधा कर दो 1, 1 को इधर से तो माइनस कर दो और इधर वाले मान में प्लस कर दो, बस ये कर दीजिए आप। इनमें सब में एक एक घटा दीजिए, 1 में से एक घटा दिया 0, 11 में से एक घटा दिया 10, 21 में से एक घटा दिया 20, 31 में से एक घटा दिया 30, ऐसे सब में हमने घटाए तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ गए। और यहाँ लिखने में गलती हो गई, यहाँ अपने लिखना है 60 से 70। अब इनमें सब में एक एक ऐड किया है, तो 9 में एक ऐड किया 10, 19 में एक जोड़ा 20, 29 की जगह 30 आ गया, और 40 आ गया 39 की जगह, 49 की जगह 50, 59 की जगह 60 और 69 की जगह 70। ये बारंबारताएँ आ गई। फिर उसके बाद मध्यमान, इन्हीं में से हमने मध्यमान लेना है। 0 से 10 के बीच में 5 आ जाएगा मध्यमान, फिर सब में 10-10 ऐड कर दिए तो ये सारे मध्यमान वाले आ गए। डी निकालना मुश्किल नहीं है, आप इसमें से कोई एक मान सेलेक्ट करोगे जो बीचों बीच है, इसे कल्पित माध्य मानोगे। 35, इसके सामने 0 और सभी में 10-10 का अंतर है, इसलिए आप सब में 10-10 जोड़ोगे नीचे और 10-10 ऊपर घटा दोगे, -10, -20, -30। और इधर 0, और ये u के मान फिक्स होते हैं, 0 से नीचे 1, 2, 3 और ऊपर भी -1, 2, 3 माइनस के। अब f और u का गुणा कर दिया, f का गुणा u से करेंगे, 4 का गुणा -3 से -12, 6 का गुणा -2 से करेंगे -12, 9 का गुणा -1 से करेंगे -9, 12 का गुणा 0 से किया 0, 8 का गुणा 1 से 8, 7 का गुणा 2 से 14 और 4 का गुणा 3 से 12। ये हमारे मल्टीप्लाई हो गया। इनका योग आता है 50 और इनका योग करते हैं तो माइनस के तो 33 आते हैं, प्लस के 34 आते हैं, तो एक बच जाता है प्लस का। फिर इसके बाद आगे हमने इसमें करना है फार्मूला अप्लाई, तो a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, ये फार्मूला होता है। इसमें हमने मान रखा a का मान 35 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 1 और बटा में सिग्मा एफ 50 और गुणा में आ गया h का मान 10। 0 से 0 कैंसिल, तो 1/5 आया, 1/5 का मान 0.2 होता है, तो 35.2 आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगला इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक वर्ग अंतराल हमें सेम वाले लेने हैं, और बारंबारताएं हमने वर्ग अंतराल हमने सतत वाले लेने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बारंबारताएं दे ही रखी है, संचयी बारंबारता में बारंबारताओं का जोड़ करना होता है। 4 का 4, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 9 जोड़े 19, 19 में 12 जोड़े 31, 8 और जोड़ दिए 39, 39 में 7 जोड़े 46, 46 में 4 जोड़े 50, तो n का मान 50 आया। n/2 निकालेंगे तो 50/2 अर्थात n/2 का मान 25 आ जाएगा। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इनमें से 31 है। 31 के अकॉर्डिंग हमने माध्यक वर्ग अंतराल चुन लिया, इसमें से 30 से 40। अब 30 से 40 के हिसाब से हमने ये चारों मान लिखे हैं। सी एफ का मान 31 से ऊपर वाला मान 19, एफ का मान 31 के सामने वाला मान, एल होता है जो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल आया उसकी निम्न सीमा एल 30 और अंतराल इनका 10 का है। अब फार्मूला लगा दिया हमने, इसमें फार्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुणा में एच। इसमें एल का मान 30 प्लस एफ n/2 का मान 25 माइनस सी एफ का मान 19/12 और गुणा में एच का मान 10। 25 में से 19 घटाएंगे 6, 6 गुणा 10/12, 6 से कट जाएगा 12 2 पर, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 आ जाएगा बटा में 10 के, 10/2 5 होता है, तो 30 प्लस 5 35। ये हमारा इसका माध्यक आ गया। तो ये था बच्चों अध्याय 11, 12, 13 और 14 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन फिर भी आपको मैंने हर एक प्रश्न को सोल्व करके बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस अध्याय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होएगी कि किस टाइप के प्रश्न आने हैं, वो सारे आपकी क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।